मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। ये राष्ट्रीय जन आंदोलन जो देश में जो बीजेपी की सरकार जो बेसिकली सीए, एनआरसी और एनपीआर ये तीन चीज़ों को जो करना चाहती है उसके खिलाफ ये जन आंदोलन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमारा ये मानना है कि ये तमाम चीज़ें इसलिए की जा रही है देश में ताकि ओबीसी की जनगणना देश के अंदर में ना हो। ओबीसी की जनगणना हर 10 साल में जब भी कोई इस तरह का इश्यू आता है तो ओबीसी की जनगणना सेंसस में ना हो। इसके लिए इस देश की जो ब्राह्मणिकल सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, वो इस तरह की कोशिश करती है कि ओबीसी का आंकड़ा ना आए। और ओबीसी के आंकड़े की ही बात नहीं है, एससी एसटी के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं या जनरल कम्युनिटी के भी लोग हो, आपके जो वेरियस सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, जैसे भारत के कितने नागरिक हायर एजुकेशन लेते हैं, भारत के कितने नागरिक सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, भारत के कितने नागरिकों को कैटेगरी के वाइज प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब है, भारत के कितने नागरिकों को कैटेगरी वाइज लैंड है या लैंड नहीं है, भारत के कितने नागरिकों के पास खुद की कंपनीज है, शेयर है, इक्विटीज है या नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। ये डेटा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और जनरल कम्युनिटीज के वेरियस नागरिकों का डेटा भारत के अंदर में क्लियर ना हो, डेटा क्वालिटी डेटा जिसे हम कहते हैं वो क्वालिटी डेटा जो है वो इकट्ठा ना हो। यदि क्वालिटी डेटा इकट्ठा नहीं होगा तो पॉलिसी बनाने का, प्लानिंग बनाने का ऑब्लिगेशन सरकारों का समाप्त होता है। और हमारे आंदोलन की पहली सफलता आप इसी से समझ सकते हैं कि 10 दिसंबर 2019 को जब ये तमाम देश में माहौल हो रहा था, मैंने साइलेंटली देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो आज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की मेरी लाइब्रेरी है, ये मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, उसमें बैठ के 10 दिसंबर 2019 को इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत और भारत के संविधान के तहत ओबीसी की जनगणना हो, ये पेटिशन की, भारत सरकार को पेटिशन दिया। पिछले 15 दिनों से हम इस आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और कल महाराष्ट्र की विधानसभा ने, महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष पटोले जी, नाना पटोले जी ने स्वयं रिजोल्यूशन मूव किया और महाराष्ट्र की असेंबली, ये देश की पहली असेंबली हुई जिसने केंद्र सरकार को प्रस्ताव पारित करके ये कहा कि ओबीसी की जनगणना देश में होनी चाहिए। एपीआई की शुरुआत से ये पहली सफलता जो है हमको मिली है। आप इसी से समझ सकते हैं कि जो बात एपीआई करती है वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। इसको हम पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज कहते हैं। हम जो बात करते हैं वो डायरेक्ट नहीं दिखती है, लेकिन देश में इनडायरेक्टली जो है वो होने लगती है। ये पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये देश की मीडिया या ये देश की ब्राह्मणिकल फोर्सेस ये कह रही है कि भाई कैमरा लेकर जाते हैं और नागरिकों को, जैसे आप नागरिक बैठे हैं, आपकी पढ़ाई है या नहीं है, तो आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं कैमरे के आगे। किसी भी लॉ के 5 पहलू होते हैं। क्या पहलू होते हैं? एक उसका सोशल पहलू होता है, एक उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पहलू होता है, एक उसका पॉलिटिकल पहलू होता है, एक उसका इकोनॉमिक पहलू होता है और एक उसका इंटरनेशनल लॉ का पहलू होता है। तो किसी भी कानून को यदि हमें समझना है, यदि ब्रेकअप करके समझना है, तो ये 4-5 पहलुओं में इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। तो सीए का पहला फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी नागरिक अधिनियम 1955 को अमेंड करके 2019 में केंद्र की सरकार ने लाया। सीए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्या इसका बेसिक प्रोविजन है? क्यों हम इसको रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, अपोज करना चाह रहे हैं? क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 15 है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि आप जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर
आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये हमारे संविधान का आर्टिकल 15 कहता है। इसके साथ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको भारत ने साइन किया, जो मैं समझता हूं कि इस मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके कुछ कोवेनेंट एंड कन्वेंशंस है। क्या कोवेनेंट एंड कन्वेंशंस है? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979, कन्वेंशन ऑफ राइट्स of children 1989 and Convention of Rights of Children 1989 and Convention of Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965। ये जो 5 मैंने जो है UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ आपको जो ये 5-6 कोवेनेंट्स और कन्वेंशन बताए, इसमें भी धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या समूहों के आधार पर या रीजन्स के आधार पर, ओपिनियंस के आधार पर, थॉट्स के आधार पर जो है आप नागरिकों के साथ, मानवों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये बात इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ में क्लियर लिखी हुई है, जिसको भारत सरकार ने साइन किया है। जिसे साइन किया है वही कोवेनेंट एंड कन्वेंशन में साइन कर रहा हूं। ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई हमें मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से, क्योंकि वो कंट्री ऑलरेडी इस्लामिक है, इसलिए वहां के रेफ्यूजी को हमको लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये केवल मुस्लिम का सवाल नहीं है। ये सीए के अंदर केवल मुस्लिम रेफ्यूजीज को नागरिकता नहीं नकारी गई है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो बीजेपी और आरएसएस की सरकार कह रही है। इस नागपुर के अंदर से मैं रेशमबाग के और महाल के काली टोपी वालों को चैलेंज कर रहा हूं कि आप लोग जो ये कह रहे हैं कि ये केवल मुस्लिम्स का सवाल है, ये मुस्लिम्स का सवाल नहीं है। सीए केवल मुस्लिम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के केवल मुस्लिम के लोगों को एक्सक्लूड नहीं करता, ये और लोगों को एक्सक्लूड करता है। किसको एक्सक्लूड करता है? ये जुडिशिज्म को मानने वाले ज्यूज लोगों को एक्सक्लूड करता है। जो आदिवासी किसी धर्म को नहीं मानते, जो आदिवासी प्रकृति को मानते हैं, उनको ये एक्सक्लूड करता है। अन्य रिलीजन यानी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी को छोड़ के और यदि कोई रिलीजन बॉर्डर पर हो, उनको ये एक्सक्लूड करता है। जो गॉड को नहीं मानते वो नास्तिक यानी अथीस्ट को ये एक्सक्लूड करता है। और जो धर्म ये संकल्पना को ही नहीं मानते, किसी भी तरह का धर्म हो, चाहे गॉड बेस्ड हो या ह्यूमन बेस्ड हो, इस संकल्पना को ही नहीं मानते, उनको भी सीएए एक्सक्लूड करता है। यानी सीएए ये केवल मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करता, ये धर्म के आधार पर, ये ओपिनियन के आधार पर, ये मत के आधार पर, ये नेचर के आधार पर भेदभाव करने वाला कानून है, जो भारत के संविधान का भी उल्लंघन है और जो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन है। इसलिए हम सीए का विरोध देश में कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट है जिसको मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट है कि अब ये सरकार 1 अप्रैल से एनपीआर को लाना चाहती है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और ये कह रही है, ये सरकार कह रही है, ये सरकार की अगर कोई पहचान है, मोदी जी के, शाह के, सरकार की यदि कोई पहचान है, तो इनकी एक ही पहचान है। क्या पहचान है? कि ये झूठों और जुमलेबाजों की सरकार है। क्या ये सरकार की पहचान है? ये सरकार की पहचान है झूठों और जुमलेबाजों की पहचान सरकार है। कैसे ये झूठ बोल रही है? अब मैं आपको इसका लीगल फैक्ट बताता हूं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को कांग्रेस की सरकार ने दिसंबर 2012 में अमेंडमेंट करके एनआरसी को लाया।
ये फैक्ट राहुल गांधी को मैं कहना चाहता हूं, यहाँ महाराष्ट्र के जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनको ये कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में दिसंबर में 3 दिसंबर 2004 को आपकी सरकार ने जो है, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, वाजपेयी की सरकार जाने के बाद, तो ये आपकी सरकार थी जिसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को संशोधन किया और उसमें सेक्शन 14A एंड सेक्शन 18 को लाया। सेक्शन 14A और सेक्शन 18 को लाकर आपने एनआरसी को लाया और उसी में उसी रूल के रूल 3 सब रूल 4 एंड सब रूल 5 के अंदर में एनपीआर का प्रोविजन है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अमेंडेड वर्षन 2004 के 14A एंड 8 सेक्शन के जो रूल्स है, सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन रूल्स एंड इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड्स 2003 के रूल 3 सब रूल 4 सब रूल 5 के तहत एनपीआर का प्रोविजन है। यानी एनपीआर ये एनआरसी की पहली स्टेज है। एनपीआर ये एनआरसी की पहली स्टेज है। और क्यों इसका विरोध करना जरूरी है? विरोध करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब ये भारत के मूल निवासी हैं, हम ये भारत के रहवासी हैं, हम ये भारत में हजारों साल से रहते हैं। लेकिन ये सरकार अभी एनपीआर में नोटिफिकेशन निकालने जा रही है और नोटिफिकेशन जब निकलेगा तो ज्यादा स्पष्ट होगा। लेकिन ये सरकार ये कह रही है कि आपका बर्थ ऑफ डेट क्या है, आप हमें ये बताएं। आज जो पैदा हुए 10, 20, 30 साल में वो अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। उनके पास में हो सकता है डेथ सर्टिफिकेट मिले, बर्थ सर्टिफिकेट मिले, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिले। लेकिन यहां तक ये सरकार नहीं रुकी हुई है। ये सरकार उससे आगे जाना चाह रही है। क्या कह रही है कि आपके माता पिता की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके माता पिता की डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब मान लीजिए कोई आज अगर किसी की उम्र 60 साल हो, 70 साल हो, ऐसे हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए जो 1950 के बाद यहाँ पैदा हुए देश में, अगर उनको बोला कि आप 1951-52 में पैदा हुए, आपके मम्मी डैडी की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, तो मुझे लगता है कि भारत की 30-40% आबादी अपने माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट जो है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है, वो शायद प्रोड्यूस नहीं कर पाए। मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, उस दिन मैंने रायपुर में कहा 50,000 लोगों के बीच में, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मोदी जी क्या आप अपनी रिस्पेक्टेड माता का कम से कम हमको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बता सकते हैं क्या? कम से कम ये भी जो है आप पब्लिक करें। क्या आप अपने मम्मी डैडी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप बता सकते हैं क्या? ये आप डिक्लेयर करें। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में जो नागरिकता फंडामेंटल राइट नहीं है, नागरिकता ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता ये मूलभूत अधिकार नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अधिकार है। और भारत के संविधान के आर्टिकल 11 में संसद को ये राइट दिया गया है कि वो नागरिकता को रेगुलेट करे। अब संसद को राइट तो संविधान ने दिया, पर सवाल यह है कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो लोगों के मूलभूत अधिकारों का और मानव अधिकारों का उल्लंघन करे? तो मेरा ये क्लियर मानना है कि भारत की ही संसद नहीं, दुनिया की किसी भी संसद को, किसी भी संसद को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, पूरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या पूरी संविधान सभाओं को ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का अधिकार दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी संसद को और किसी भी सरकार को नहीं है। ये बात मेरा क्लियर मानना है, ये बात मेरा क्लियर मानना है। लेकिन अब भारत के संविधान के अंदर जो प्रोविजंस है उसका दुरुपयोग करके ये सरकार एनपीआर में पहले माता पिता का डेट लेगी। अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट माता पिता का 50 के पहले का नहीं बता पाए
तो आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाला जाएगा। और उसके बाद रूल 3 सब रूल 5 के तहत एनपीआर का डाटा एनआरसी में लिंक किया जाएगा। और ये हो सकता है कि आपको आपके ही देश में रेफ्यूजी करार दिया जाए। ये सिचुएशन आप लोगों के आगे आ सकती है, जिस बात को मैं आपको समझाना जरूरी समझता हूँ। साथियों, ये जो एनआरसी है ये केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। भारत में जब हमारा देश आजाद हुआ तो 95% लोग इलिटरेट थे। हमारा एजुकेशन लिटरेसी दर 5% था। आज हमारे देश में 55% लोग भूमिहीन हैं। उस समय में 80% के आसपास लोग भूमिहीन थे। हमारे देश में जंगलों में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं, लेकिन जंगलों में स्कूलें नहीं थी। तहसील और पटवारी के जो है वो रिकॉर्ड नहीं थे। आदिवासियों के पास वो जंगल के मालिक तो है, जल जमीन जंगल के मालिक है, लेकिन 1950 के पहले का उनके पास भी रिकॉर्ड मिलने की संभावना कम है। इसके बाद बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, ना जाने कितने राज्यों से लाखों करोड़ों लोग दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के खोज में जाते हैं। वो अपने गांव को छोड़कर जाते हैं, वो शहरों में चले जाते हैं। उनके पास 1950 का रिकॉर्ड मिलने की संभावना नहीं है। देश में नेचुरल कैलामिटीज आती है, बाढ़ आती है या और किसी तरह की नैसर्गिक आपदा आती है, उसमें रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होते हैं, उसमें रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होने की संभावना है। यानी भारत में शिक्षा के अभाव की वजह से, भूमि के अभाव की वजह से, आदिवासियों के लैंड रिकॉर्ड्स के एब्सेंस के वजह से और माइग्रेशन के वजह से और नेचुरल कैलेमिटी के वजह से भारत की बहुत बड़ी आबादी के पास 1950 के पहले का रिकॉर्ड जो है वो मिलने की संभावना कम है। मैं अमित शाह जी को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि हम किसी की नागरिकता पर सवाल नहीं उठा रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके सरकार के अंदर ईमानदारी है, अगर आपके सरकार के अंदर ईमानदारी है तो आज नोटिफिकेशन निकालो और आज सिटीजनशिप एक्ट 1955 और रूल्स 2003 के अंदर आज नोटिफिकेशन निकालो और ये कह दो नोटिफिकेशन में कि हम किसी के भी माता पिता का डेट ऑफ बर्थ जो है वो नहीं पूछेंगे और 1970-71 के पीछे हम डेट ऑफ बर्थ किसी का नहीं पूछेंगे। मैं मोदी जी को और अमित शाह की सरकार को कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आज नोटिफिकेशन निकालकर इस बात को क्लियर करो और दूसरे बात को क्लियर करो कि हम एनपीआर का डेटा एनआरसी को लिंक नहीं करेंगे। ये हम आपके शब्दों पर हमें भरोसा नहीं, हमें मालूम है कि आप संविधान के अंदर जो आपको प्रावधान दिए गए हैं या जो रिलैक्सेशन है उसका आप दुरुपयोग करते हो, क्योंकि यदि आप पार्लियामेंट में भी झूठ बोल दो तो पार्लियामेंट में भी यदि प्रधानमंत्री झूठ बोल दे तो हम अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संविधान के किसी प्रोविजन के तहत या रूल्स ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो है वो हटा नहीं सकते। ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं और इसी का फायदा आप ले रहे हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम आप चाहे पब्लिक में बोलो चाहे पार्लियामेंट में बोलो, उस पर हमें भरोसा नहीं। आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकालते तब तक ये आंदोलन देश में जारी रहेगा और पूरे देश के लोगों को हम अवेकन करेंगे और पूरे देश के लोगों को ये बताएंगे कि आप इस देश के मूल निवासी होने के बावजूद आप अपने ही देश में रेफ्यूजी बनाए जा सकते हैं। यही एनपीआर एनआरसी की पहली स्टेज है। इसका खतरा केवल मुस्लिम्स को नहीं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो माइग्रेंट्स है, जो स्थानांतरण करते हैं, उनको इसका खतरा है। आदिवासियों को खतरा है। जनरल कम्युनिटी के भी जो लोग अपने गांव शहरों को छोड़ के जाते हैं उनको भी इसका खतरा है। मैं समझता हूं कि ये तमाम चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा और अभी जो है जो 2020 के अप्रैल महीने तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता ये जन आंदोलन चालू रहेगा। अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से हम जनमत संग्रह बनाएंगे, पूरे देश के नागरिकों को ये समझाएंगे कि मोदी शाह की गवर्नमेंट इस देश में आपकी नागरिकता को छीनना चाहती है और यदि उनको लगता है कि वो ये काम नहीं कर रहे तो उनको हमसे भी डिबेट डिस्कशन करने की जरूरत नहीं।
वो नोटिफिकेशन लाकर इस बात को क्लियर कर सकती है। अगर नोटिफिकेशन आता है तो ही यह आंदोलन रुकेगा, अन्यथा यह आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। अपनी बात को आखिरी में समाप्ति की ओर ले जाने के लिए फिर मैं आपसे कुछ पॉइंट रिपीट करूंगा। और जो जेएनयू में और जामिया में जो विद्यार्थियों और शिक्षकों के ऊपर हमला हुआ उसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। हमारा ये मानना है कि ये हमला है ये सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड सेंटर्स ऑफ फ्री थिंकिंग पर हमला है, जहां से इंटेलेक्चुअल्स बनते हैं, जहां से फ्री थिंकर्स बनते हैं, वो सोच के ऊपर ये हमला है। क्योंकि आरएसएस के लोग हरदम विचारों में हारे हैं, और जब आरएसएस के लोग विचारों में हारते हैं तो वो शरीर पर हमला करते हैं। मैं जानता हूं कि काली टोपी में विचारों का जो है वो शक्ति नहीं है। जब वो विचार से हारती है तो वो शरीर पे अटैक करती है। ये हमको उनका कैरेक्टर मालूम है, रेशिमबाग वालों का कैरेक्टर मालूम है। तो हमें ये मालूम है कि आप विचारों में इस देश में हमसे हार रहे हो, और इसलिए जो शिक्षा के केंद्र है, जो मुक्त स्वतंत्र विचार के जो केंद्र हैं, उन पर आप हमला कर रहे हो। इसको हम कंडेम करते हैं। और फिर अपनी बात को रिपीट करना चाहूँगा कि सीएए में केवल मुस्लिम को एक्सक्लूड नहीं किया गया, सीएए में ज्यूज को एक्सक्लूड किया गया, सीएए में अदर रिलीजन्स के लोगों को एक्सक्लूड किया गया, सीएए में आदिवासी जो नेचर को मारते हैं, धर्म को नहीं, उनको एक्सक्लूड किया गया, अथीस्ट लोगों को एक्सक्लूड किया गया, और जो धर्म को नहीं मानते उनको भी एक्सक्लूड किया गया। और एनपीआर ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत और रूल्स 2003 के तहत ये जो एनपीआर है ये एनआरसी की पहली स्टेज है। इसको आप ध्यान में रखें, जिसमें बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट यदि 26 जनवरी 1950 के पहले का मांगा जाता है तो आप अपने ही देश में रेफ्यूजी बन सकते हैं। ये खतरा आप लोगों के आगे है। जब तक ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं निकालती, हमको किसी बात पर विश्वास नहीं करना है, अपने आंदोलन को जारी रखना है। और ओबीसी का सेंसस जब तक इस देश में नहीं होता और SC/ST माइनॉरिटीज और तमाम नागरिकों के सेंसस में वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी सामाजिक और आर्थिक आंकड़े डिटेल में जब तक लाने का नोटिफिकेशन ये गवर्नमेंट सेंसस एक्ट 1948 के तहत नहीं निकालती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन करते करते दो मैसेज केवल देना चाहूँगा कि ये मसला दो चीज़ें किए बगैर हल नहीं होगा। क्या चीज़ें किए बगैर हल नहीं होगा? हम आंदोलन करते रहेंगे, ये सरकार हमको रोड पर खड़ी रखेगी। क्यों रोड पर खड़ी रखेगी? क्योंकि ये सरकार के पास देश चलाने की नीति नहीं है। ये सरकार के पास 45 साल की बेरोजगारी हो गई, 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने के लिए नहीं है। ये सरकार जो है, ये मोदी जी जो है, उनके चार चार दामाद भारत के बैंक का पैसा लेकर भाग गए। एनपीए हो गया, एनपीए के साथ में जो है गलत जीएसटी हो गया, फिर एनबीएफसी क्राइसिस हो गया। जीडीपी ग्रोथ रेट जो 8% से ज्यादा था वो 4.5% पे आया। पिछले 3 सालों में नोटबंदी के बाद 20 लाख करोड़ रुपया, 20 लाख करोड़ रुपया जो भारत में ज्यादा आना चाहिए था वो भारत से चले गया। ये मोदी गवर्नमेंट ने भारत को फेल किया है। मोदी गवर्नमेंट भारत को बर्बाद कर रही है। इसके पास ये देश को चलाने की नीति नहीं है, इसके मिनिस्टर को नॉलेज नहीं है, और इसलिए मोदी सरकार हमें जानबूझकर रोड पर खड़ा रखना चाहती है ताकि हम लड़ते रहे, हम क्राइसिस में रहे, इनकी सरकार के 5 साल निकल जाए और फिर 2023 में ये कोई नया एजेंडा लाके चुनाव जीतने का जो है वो कोशिश करे। ये षड्यंत्र को मोदी गवर्नमेंट के हमें समझना है, और इसलिए इसके 2 स्थायी समाधान है। क्या 2 स्थायी समाधान है? वो 2 स्थायी समाधानों को मैं आपको आज क्लियरली बताना चाहता हूँ। एक, जब तक बीजेपी लोकसभा और विधानसभाओं को जीतते रहेगी, यानी लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर्स में बीजेपी जीतते रहेगी, तब तक ये प्रॉब्लम हल होने वाली नहीं है। इसलिए मेरा क्लियर संदेश है कि यदि इन समस्याओं का समाधान निकालना है तो बीजेपी को चाहे छोटा इलेक्शन हो
चाहे बड़ा इलेक्शन हो, बीजेपी को देश में हराना होगा। बीजेपी को देश में हराना होगा। एपीआई जैसी पार्टीज को ऊपर लाना होगा। एपीआई जैसी पार्टीज को ऊपर लाना होगा। संविधान को पॉजिटिव अमेंड करना और बीजेपी को हराना, ये दो इसके परमानेंट रेमेडी है। बाकी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। मैं ओबीसी जनगणना के साथ में हूँ, ओबीसी के साथ में हूँ। भारत के तमाम नागरिकों का सही सामाजिक आर्थिक आंकड़ा है, उसके साथ में मैं हूँ और आप सभी के साथ में हूँ। जय प्रबुद्ध भारत, जय प्रबुद्ध भारत। मोद बेड़ची गोंडवाना।